आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम के इस धरती के गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज काफ़ी अच्छा दिन है जिसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। काफ़ी कुर्बानियाँ देने के बाद कितनी माँओं का गोद उजड़ गया, कितने बहनों का जो मांग का सिंदूर होता है वो उजड़ गया, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली। तो नमन करता हूँ उन सभी वीर सपूतों को जिनके कारण आज हम लोग हैं और हमारा अस्तित्व अभी कायम है। तो चलिए अब शुरू किया जाए। जिस घड़ी का आपको था इंतज़ार, वो घड़ी अब आ चुकी है। आज हम लोग टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं कल के टेस्ट का। कल 14 अगस्त 2021 को एक टेस्ट लिया था, टेस्ट सीरीज वो चौथा था। तो आपने टेस्ट दिया और सभी लोगों ने कमेंट्स भी किया। तो आंसर जो आपका जो रिजल्ट्स है, किसको कितना नंबर आया हुआ है वो भी बताया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कशन कि भैया ये आंसर क्यों हुआ या कैसे हुआ। अरे ये मैंने रखता है, रिजल्ट तो हम बता ही देंगे। बहुतों को तो लग रहा है कहाँ रिजल्ट है भैया, अब वीडियो भगा भगा करके रिजल्ट देख ले। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपके लिए वही ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो मेरी बात सुनिए, रिजल्ट को सेकेंडरी में रखिए, अरे गौण में रखिए, द्वितीयक में रखिए, प्राथमिकता दीजिए कि कैसे। समझ में आ रहा है ना कि कैसे ये आंसर हुआ। आपको भी आता होगा, माना कि आपको भी आता होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी तो हो सकती है कि तरीका हो सकता है अलग ढंग से आपको बताया जा रहा हो, तो आप वो तो सीखने का प्रयास करें। तो समझ में आ रहा है ना? इंप्रूवमेंट कीजिए। तो बस आप बने रहें वीडियो के आखिरी तक और देखिए एक एक क्वेश्चन का, बोला ना डिटेल डिस्कशन। तो यहाँ डिटेल डिस्कशन ही होता है और इससे भी ज्यादा हदों का हद पार करना हो, हदों का हद पार करना हो तो आइए सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा। 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास होती है और वहाँ चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। और शुरू है ये डिस्कशन, अभी से ही शुरू है। और एक ही बार में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो जुड़िए हमारे सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा से, जहां पिछले बार का भी रिजल्ट 94% रहा है, जो इंडिया का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। तो बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं और एक ही बार में चाहते हैं तो वो यही सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन क्लास में ही संभव है। अगर आप चाहते हैं सीटेट में टॉप करना, अगर जुनून है आप में टॉप करना, तो आइए मेरे साथ सार्थक सीटेड क्लास में। है हम में काबिलियत कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता हूं, उस मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। तो आइए सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच में। सुबह का बैच 7:30 से 10 अभी चल रहा है और दूसरा जो बैच है वो रक्षाबंधन के बाद बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, वो 3 या 3 बजे के बाद ही शुरू होगा। ठीक ना दोस्त? तो चलिए अब डिस्कशन की ओर चलते हैं और एकदम आखिरी तक वीडियो में बने रहे, देखिए मजा आ जाएगा दोस्त। सब सीख लेंगे, अरे हर कुछ सिखा देते हैं ना, तो इसमें भी सिखा देंगे। हर बार ये नहीं चट 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 मत कीजिए। देखिए चलिए शुरू करते हैं, सीधा आते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं ना, देखिए मजा आ जाएगा। सबसे पहला जो है ना मैथ्स का है, 1 2 3 4, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक ना? 10 में से 4 मैथ्स है और उसके बाद 3 जो है वो ईवीएस का है और उसके बाद 4 3 7 हो गया, फिर 3 ये
सीडीपी का, बाल विकास का। तो पहले मैथ्स का करते हैं। देखिए दोस्त इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहला डिस्कशन करते हैं। अरे पहला क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 999 हो जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो क्या आपसे सवाल बनेगा? बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है, ठीक ना। समझिए, बताइए गिनती कहां से शुरू करते हैं दोस्त? अरे 1 से करते हैं ना। तो जहां से गिनती शुरू करते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मतलब 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 9 तक। तो बताइए 1 से लेकर के 9 तक, फिर अगला हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11, बीच में कॉमा दे के जा रहे हैं, ठीक ना। 10, 11 इस तरह से होगा, बढ़ते 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 कहाँ होगा? फिर 99 होगा। 99 होने के बाद फिर अगला क्या होगा? 100 होगा, और फिर 101 होगा, फिर बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा? ये 999 तक जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर 1000 से शुरू होगा ना दोस्त, 1000 से शुरू होगा ना। 1000 से होते होते कहाँ जाएगा? 9999, यही जाएगा ना, यही तक जाएगा ना। तो अब इसी में समझते हैं बड़ा और छोटा। बताइए 1 से लेकर के 9 तक काय अंक की संख्या है? गिनिए ना। एक गो अंक है 1, और दो में भी तो एक गो अंक है 2। तो 9 तक, अरे 9 तक गिनिएगा ना तो 1 के अंक वाली संख्या है। तो आपसे अगर पूछे कि 1 से लेकर के 9 तक एक अंक की कितनी संख्या है, तो जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बोलेंगे 9 गो संख्या है। तो बताइए, तो एक अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? 9 हुआ। तो सबसे छोटी क्या हुआ? तो जहां से शुरुआत करेंगे वही ना होगा। अरे दोस्त वही ना होगा। तो सेट हुआ स्कीमा में कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। अरे सबसे बड़ी संख्या तो 9, समझ में आया? 9, 9 समझ में आया? बड़ी 9 होता है रे दोस्त। तो एक अंक की हुआ। अब आइए 10 से लेकर के 99 तक की बात करते हैं, ठीक ना। तो 10 में कै गो अंक है? तो एगो 1 एगो 0। अरे 2 गो अंक हुआ ना, तो ये हुआ 2 अंक की संख्या। तो शुरुआत कहां से हुआ? 10 से ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये 10 होगी, अगर यही से न शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी क्या होगी? तो खत्म कहां पर होती है? 99 पे ही ना। 99 के बाद तो 100 हो जाता है, जो 3 अंकों की होती है। तो बताइए, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सॉरी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 99 होगी। और छोटी कौन सी होगी? तो 10 होगी। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। अब बताइए 99 के बाद अगला अंक क्या आने वाला? तो 100 ना आने वाला भैया, 100। तो देखिए यही है 100, इधर ध्यान दीजिए, यही है 100। तो बताइए 100 में कै गो अंक है रे? 3 गो अंक है ना। देखिए ना, 1, 2, 3, मतलब 100 में 3 अंक है, और 3 अंकों की संख्या शुरू ही यही से होती है। अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो बताइए बड़ी संख्या कितनी होगी? तो अरे 3 गो सटल सटल 9 न होगा? अरे होगा ना दोस्त। इसका मतलब 999। तो 999 क्या हुआ? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब समझ में आ गया। अब बताइए, 4 अंक में घुसेंगे तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 ने होगा। तो 1000 में देखिए 1, 2, 3, 4 गो अंक है ना। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जो शुरुआत नहीं यहीं से होता है, तो सबसे छोटका वही ना होगा। तो सबसे छोटकी वाली क्या होगा? 1000। अब बढ़की वाली तो 4 अंक कहां से खत्म होगा? 4 गो 9 पे ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। तो अब फाइनली समझिए, एक अंक की, देखिए एक अंक की छोटी संख्या 1, और 2 अंक की छोटी संख्या तो बस 1 पर एगो 0 बैठा दीजिए। आपसे पूछेगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एगो 1 ले लीजिए, 2 गो 0, मतलब टोटल 3 गो अंक रहने दीजिए ना। और 4 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो एगो 1 दे दीजिए, यहाँ पर 1 लिखिए, लेफ्ट में 1 और राइट में इधर जितना बचे ना 0 0 लड्डू देते चलिए। तो 4 अंक का पूछेगा तो जिसमें एगो अंक तो हो गया, तो बाकी 3 गो लड्डू दे देंगे ना। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हुआ छोटकी वाली। अब समझते हैं बड़की वाली क्या होता है। समझिए, सब बताते हैं। तो अब बताइए, एक अंक की बड़ी संख्या 9 न होगा दोस्त, और यही न होगा। और 2 अंक का तो बस कुछ नहीं, 2 गो 9, और 3 अंक का तो 3 गो 9, और 4 अंक का तो 4 गो 9, और दोस्त 5 अंक का तो कै गो 9? अरे 5 गो 9। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 अंक की बड़ी संख्या, तो क्या होगा? 5 गो 9 होगा ना। क्या होगा? 5 गो 9 होगा। तो आइए अब सवाल बनाते हैं। देखिए दोस्त, देखिए इधर ध्यान दीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए?
तो लो मैंने 5 अंक की बड़ी संख्या लिख दिया, कोई तकलीफ है? 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख दिया। अरे 5 गो 9 सटा सटा करके लिखेंगे, हैं? समझ में आ रहा है? तो ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। में क्या जोड़ा जाए? अरे दोस्त माना कि x जोड़ा जाए, माना कि x, वो संख्या x है जो मैंने जोड़ दिया। जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ संख्या मिलेगी जो प्राप्त संख्या होगी। वह कितना है? तो 999 है। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? कि 5 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 999 हो जाए, अर्थात वो क्या जोड़ा जाए ना वही निकालना है। अरे दोस्त x की वैल्यू निकालना है, तो मुझे बताओ, अब आपको कुछ ये बोल रहा होगा, x वाला को इधर ही रहने दें, बराबर के जगह बराबर दे दें, इधर राइट साइड में कै गो है? 1 2 3 गो 9 है। दिख रहा है दोस्त? तो इधर देखिए, इसके जगह पे ये लिख दिया। ये जो लेफ्ट में जो है अभी किस में? कुछ नहीं तो प्लस है। अरे कुछ नहीं तो प्लस ही होता है, समझ लीजिए। प्लस में है तो इसको अपने साइड लेके जाएं, संख्या है तो संख्या वाला के साथ इसका सेटिंग करवाएं। समझ में आ रहा है? तो इधर प्लस है तो बोले साइड चेंज होने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस है तो लो मैंने माइनस कर दिया, तो कै गो 9 होगा? 1 2 3 4 5, बस कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। अब इसमें से क्या करें? घटा दें। तो बताइए 999 में से ये संख्या कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। तो 999 में से 99,999 घटाएंगे तो कैसे घटेगा? तो 99,999 में से 999 को घटा दीजिए, अब माइनस लगा दीजिए। चिन्ह बड़ी वाली संख्या का ही होता है ना, तो इसमें से ये नहीं घटा पाएंगे, अतः बढ़किए में से छोटकी को घटा देते हैं। तो देखिए कैसे घटा रहे हैं, इधर देखिए, E9 में से E9 जाएगा तो कितना होगा? अरे 0 होगा ना दोस्त? होगा। चलिए फिर अगला, E9 में से फिर E9 जाएगा तो क्या होगा? फिर एगो 0 होगा। सुनिए फिर तीसरा वाला ये जो 9 है इसमें से ये 9 जाएगा तो फिर एगो 0 होगा। फिर क्या बच गया? 2 गो 9 बच गया ना, तो 2 गो 9 यहाँ पर दे दो। इतना तो लिख दिए, तो क्या लग रहा है ये अभी सही है? अभी ये सही नहीं है। सही कब होगा? जब इसके अपने चिन्ह के साथ व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तब न सही होगा। तो बताइए इनमें से छोटका में से बड़का घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा बढ़के का होगा। बड़का में से छोटका घटाइए, चाहे छोटका में से बढ़का घटाइए, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही होता है। सेट कर लीजिए, अगर नहीं समझे हैं कभी तो अब समझ लीजिए। तो बताइए ये 999 है, 99,999, तो बढ़की संख्या ये न हुआ, तो बढ़की संख्या के पीछे चिन्ह क्या? माइनस है ना, तो बस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं किस ऑप्शन में है? ये जो है तीसरे ऑप्शन में, ध्यान दीजिए, ये जो तीसरा है ये ऑप्शन लिख रहा हूं, तो तीसरा ऑप्शन पहले क्वेश्चन का एकदम सही है। पूरी तरह से समझ में आ गया। अब समझते हैं दूसरा सवाल। देखिए कि दो संख्याओं के योगों का वर्ग 81 है। सुनिए बहुत अच्छा सवाल है, सुन लीजिए, सुनिए। दो संख्या के योगों का वर्ग 81 है। यदि छोटी संख्या 3 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। सुनिए क्या दिया हुआ है। अरे 2 गो संख्या है, उनके योगों का वर्ग 81 है, और दोनों संख्या में से एगो संख्या छोटकी है जिसका वैल्यू कितना? 3 दिया हुआ है। तो बढ़की का माना कि x। समझ में आया क्या बोले? 2 गो संख्या है ना, तो छोटकी पता है। अरे छोटकी 3 है, माना कि बढ़की x है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अरे माना कि बढ़की संख्या x है और छोटकी संख्या कितना है? 3 है, जो कि दिया हुआ है। तो बोलता है कि इनके योगों का वर्ग। तो देखिए एक योगों का वर्ग मतलब पहले योग कीजिए अब फिर वर्ग कीजिए। आया समझ में? इसको बोलते हैं योगों का वर्ग। एगो होता है वर्गों का योग। अगर यही बोलता वर्गों का योग लिखने के लिए, तो तब देखिए क्या करते, x का स्क्वायर कर देते, वर्ग हो गया। 3 का स्क्वायर करते तो वर्ग हो गया। ये हुआ वर्ग, वर्गों का योग ये हुआ। लेकिन क्या ये बोला था? अरे ये नहीं बोला था। अरे दोस्त बोला क्या था कि योगों का वर्ग, न कि वर्गों का योग। मतलब ये नहीं बोला था। तो नहीं बोला था तो हम बस आपको समझाने के लिए बताए कि अगर ये पूछे तो आप ऐसा भी बना सकते, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो बताइए दो संख्या के योगों का वर्ग कितना दिया हुआ है दोस्त? ये दिया हुआ है 81। कोई दिक्कत है? ये 81 दिया हुआ है। तब बोल रहा है इन संख्याओं का अंतर निकालो। अंतर समझ रहे, घटाना है। इसका मतलब हुआ कि बढ़की संख्या अगर x हम निकाल लिए
और उस x में से छोटकी संख्या 3 को घटा देंगे तो वही अंतर हमारा आंसर होगा। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए जुड़िए हमारे साथ। दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दोस्त देखिए, सब कुछ बताते हैं, हर सब्जेक्ट में बताते हैं, इसी तरह हम पढ़बे करते हैं। मेरा नेचरे है ऐसे पढ़ाना कि जब तक आपके जहन में ना उतार दे ना तब तक संतुष्टि नहीं मिलता है। ऐसे थोड़ी रिजल्ट आया था 94%, बहुत मेहनत किए थे, समझिए। अब नहीं निकालने आएगा। अब बताइए, अब तो बउआ वाला सवाल हो गया। बताइए, इन दोनों का स्क्वायर बराबर 81 है तो सॉल्व कर ले। तो जानते हैं कोई ऐसे सॉल्व करेगा, a + b के होल स्क्वायर सॉल्व करेगा तब जा करके, तो एकदम जानते हैं सही तरीका है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिक्स में घुस जाएं ना तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। x बताइए, x का पावर कितना है? 2 है। चूंकि इसको ब्रेक करेंगे तो x का पावर भी 2 आएगा। अगर x का पावर 2 आएगा तो पक्का x क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण में हो जाएगा, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगा। तो जब x का पावर 2 होगा तो 100 का 2 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 2 आंसर होगा x का। लेकिन हम उतनी गहराई में नहीं जा रहे हैं, अपने लेवल को समझते हुए, परखते हुए और ऑप्शन को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। समझ में आएगा हम कैसे बना रहे हैं? ऑप्शन को ध्यान में रख करके। क्योंकि हमें पता है दोस्त, स्क्वायर है तो x का 2 वैल्यू आएगा, हमको पता है। लेकिन वो 2 वैल्यू वाला से अगर निकालेंगे ना, निकालें, दिखा दें। चलिए दिखाइए देते हैं, देखिए। चलिए हम स्क्वायर पर नहीं तोड़ते हैं, बस इधर भेजते हैं। देखिए आ जाएगा। ये बताइए कितना होगा दोस्त? x + 3 होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो जनेऊ हो जाता है। अरे गर्दन पे जनेऊ चढ़ जाता है। लेकिन जनेऊ चढ़ने से पहले क्या होता है जानते हैं? जानते हैं, प्लस माइनस, स्क्वायर उधर जाएगा। तो बताइए अब ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना होगा? 81 होगा। अरे होगा ना दोस्त। तो अब मुझे बताइए तो x + 3 बराबर प्लस माइनस और 81 का वर्गमूल 9 होता है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ से कि x बराबर कितना होगा? तो +-9, और ये जो अभी +3 है उधर जाएगा तो -3 होगा ना। तो लिख दिया मैंने -3। अब जरा सा बताइए तो x बराबर कितना होगा? तो एक बार होगा +9 में -3 को जोड़िए, अरे यही ना होगा। और दूसरा क्या होगा? तो -9 में -3 लिखिए। क्यों? क्योंकि एक बार ये +9 भी है, -9 भी है। तो एक बार +9 के साथ ये वाला जो एक गोल है ना तो -3 लिखे। और दूसरी बार ये जो 9 है -9 है ना, तो -9 लिखे। ये जो -3 था -3 कर दिए। तो अब जरा बताइए x बराबर कितना होगा? तो 9 है प्लस और 3 है माइनस, तो रिजल्ट कितना होगा? 6 होगा। और ये 6 किस में होगा? प्लस में होगा। यहाँ तक तो एगो वैल्यू आ गया। एगो और वैल्यू x का होगा। देखिए इधर देखिए, -9 में -3 को जोड़ेंगे तो -12 होगा। इसका मतलब हुआ कि यही, देखिए समझिए सुनिए, अगर बात करें x की तो x का 2 वैल्यू आया है, एगो वैल्यू 6 आया है, एगो वैल्यू माइनस आया है। ये हुआ x का वैल्यू और दोनों वैल्यू सही है। पुट करके देखिए आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। अब एकदम परफेक्ट है दोस्त, एकदम परफेक्ट है। लेकिन अब बात करेंगे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 संख्याओं के योगों का वर्ग 81 है। इट्स ओके। यदि छोटी संख्या 3 हो, मतलब ये 3 छोटी संख्या है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या पक्का 3 से बड़ी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। समझिए ना, एगो 2 संख्या है, एगो संख्या 3 है जो छोटकी है, तो बढ़की कितना होगा? अरे 3 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये जो -12 है क्या 3 से बड़ा है? तो नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये 12 यहां पर अब नहीं लेंगे, हमारी मजबूरी है नहीं लेना। तो दोस्त बच क्या गया? 6, मतलब 6 लेंगे तो पक्का। अब देखिए, एक संख्या हो गया 6 और दूसरी संख्या हो गई 3, और ये 3 दिया हुआ था और ये 6 जो है अभी निकाले हैं। 9 यूज नहीं, 12 यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्यों? 12 माइनस में है। अब -12 जो है अरे 3 से बहुते छोटे है। अब बोला बढ़की संख्या है वो, ये वाला x वाला, ये तो सबसे छोटकी हो गया, इसीलिए छोड़ दिए। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से तो बताइए क्या बोला था? उनका अंतर, उनका मतलब किनका? अरे x और 3 का अंतर। तो x का वैल्यू 6 आया, एगो 3 दिया हुआ, तो अंतर निकालिए ना। अंतर में तो घटा होता है, तो बड़का में तो छोटका घटा ही है। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। और यही 3 क्या होगा दोस्त? आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर 1। अब समझ में आया?
अब समझ में आया एक्चुअल मीनिंग, जो एक्चुअल थीम बताए। लोग ऐसे भी करता, x+3 बराबर x+3 का होल स्क्वायर बराबर 81, तो स्क्वायर उधर गया तो 9 कर देता, लेकिन एगो रूट गायब कर देता, तो वो रूट गायब कीजिएगा ना तो प्रोसेस सही नहीं कहलाएगा, वो 50% सही कहलाएगा। हम प्रोसेस में क्या किए, रूट गायब नहीं किए, रूट दोनों रूट लाए, 6 और -12 दोनों रूट लाए, लेकिन जब क्वेश्चन देखे तो एक रूट जो -12 आया है वो इस ऑप्शन के, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, मतलब यूज नहीं कर पाएंगे। अब समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो आइए तीसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर सममिति है? अरे दोस्त, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक, अब वर्टिकल सिमेट्रिक निकालना पढ़ाए नहीं है ना, नहीं पढ़ाए तो वीडियो जाकर के देख लीजिए, तो सब पढ़ाए हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़े, ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो बताइए एक्स और वाई सममिति निकालना है, तो बताइए बताए थे, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान, सब बताते हैं ना, हम सब डिटेल में पढ़ाते हैं। एक्स मतलब हुआ एक्स एक्सिस, वाई मतलब हुआ वाई एक्सिस, दोनों खींचिए। तो चलो यहाँ पर टू करके एक्स एक्सिस खींच दिए, तो बताओ एक्स एक्सिस ऐसे खींचे तो ऊपर में जैसा है क्या नीचे में भी वैसा है? नहीं ना है, तो अतः पहला आंसर नहीं होगा। अब देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ पर बहुत ईमानदारी से पढ़ाए हैं। चलिए दूसरा को चेक करते हैं। चलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हैं, क्षैतिज खींचे हैं, जब ऐसे खींचे हैं तो बताइए एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे डिट्टो सेम है, 100% सेम है, तो आप बोलेगा हाँ सेम है, मतलब क्षैतिज सममित है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर सममित है कि नहीं, तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, वाई एक्सिस वाला लाइन खींचिए। बताइए जब ये लाइन ऐसे खींचे है तो जितना फोटो इधर है उतना ही फोटो वाई एक्सिस की इधर है, आप बोलेगा है, इसका मतलब पक्का 2 वाला सही है। और तीसरा भी देख लीजिए, गलत है ये। अगर ऐसे ऐसे एक्स समेत खींचेंगे तो ऊपर में ऐसे है तो नीचे में भी तो ऐसे होना चाहिए, नहीं है ना, एको को फेल हो गया तो बोलेंगे नहीं है। चलिए इसको भी खींचते हैं ऐसे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, देखिए। तो बताइए ये यहाँ से ऐसे गया, क्या ये यहाँ से ऐसे है? नहीं है ना, जहाँ से है वहीं से होना चाहिए, अतः चौथा भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सही आंसर है। बताइए समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया तो चलिए चौथा क्वेश्चन। ये है चौथा क्वेश्चन कि 10 में कितने 0.5 हैं, मतलब कितने वाला क्वेश्चन है। पढ़ाए थे ना, एकदम जबरदस्त तरीके से दोस्त पढ़ाए थे, वो भी वीडियो अवेलेबल है, कितने हैं पर आधारित प्रश्न, यही टाइटल था। आइए देखते हैं, तो क्या बोले थे याद कीजिए। अरे कितने किसमें लगा हुआ है, तो 0.5 में क्या लगा हुआ, कितने हैं लगा हुआ, तो कितने वाला से भागा दे देंगे किस में, तो में वाला में, तो में किस में लगा हुआ है, 10 में। तो देखिए 10 में भागा दे दीजिए कितना से, 0.5 से, बस हो गया, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा, ये हो जाएगा 10। बताइए दशमलव है, कै अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटाइए, तो हटाएंगे तो 5 होगा, तो ऊपर में क्या होगा, 10 से न होगा, यही ना तरीका होता है। तो 5 दूनी 10, तो क्या हुआ, 10 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, अरे 20 होगा, 20। किस ऑप्शन में 20 है, तो 4 नंबर में 20 है, तो 4 नंबर वाला क्या होगा, सही होगा। चलिए अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अब 5वां नंबर पे। कितना तो मतलब सर जल्दी रिजल्ट, हमारा रिजल्ट बताइए ना। हाँ हमको बहुत हड़बड़ी है, हम नहीं जानेंगे आज हमारा खाना पचबे नहीं करेगा। दोस्त सब पचेगा, सब पचेगा, घबराएं नहीं। पहले डिस्कशन देखिए कितना बताते हैं, चारों ऑप्शन बताते हैं ना। हम बोले ना कि जो बताते हैं बेहतरीन बताते हैं, समझ में आ रहा है, चारों ऑप्शन बताते हैं आपको सिखाने के लिए ना। भैया हमको तो आता है, हम अपने स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में तो बतेबे करते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक ना, आप फ्री में पढ़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हम मांगे हैं कभी? सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए ना तो कर दीजिए, दोबारा नहीं कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों को भेजिए ना, सब्सक्राइबर बढ़वाइए ना, बढ़वाइए सब्सक्राइबर, वॉच आवर बढ़वाइए। जैसे बढ़ेगा ना तो आपके लिए फ्री क्लास लेते आएंगे, एकदम लेकर के आएंगे डेली। इतना काम आप मेरे लिए कीजिए, और आपके लिए तो हम पिछले 1.5 महीना से ऊपर हो चुका कर रहे हैं ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब शुरू हो रहा है ईवीएस कंटेंट वाला, तो समझिए बोर्ड वाला काम खत्म, मुंह से बता देंगे। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है? झटका मतलब समझ रहे हैं, ऐसे नहीं, तुरंत झटका से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट का, 8 दिसंबर का शायद पूछा गया क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 का। ये कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछा करता है? तो दो झटके से जो गर्दन पीछे करने वाला है वो मैना है। कौन है? मैना। दिमाग में सेट, उल्लू नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है उल्लू होगा तो आप सरासर गलत हैं, उल्लू नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा? मैना। झटके से गर्दन पीछे करने वाले पक्षी का नाम है मैना।
चलिए तो हर ऑप्शन बताते हैं, बोले ना सब ऑप्शन बताएंगे तो सब बताएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है उल्लू। तो बताइए उल्लू के बारे में आप क्या कहेंगे दोस्त? उल्लू के बारे में समझिए, काफी हद तक मतलब समझ रहे 180 डिग्री तक, तो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे करने वाला पक्षी पूछे तब टिक लगाएं उल्लू में, आ झटका वाला पूछे तो मैना में लगाएं। आ कंफ्यूजन ना हो दोस्त, आ क्लियर हुआ तो अगला समझिए। दूसरा ऑप्शन कौवा। तो कौवा के बारे में क्या जानते? तो हम बताते हैं कौवा क्या होता है। अरे कौवा जो है ना, जंगल में जो सबसे बड़का वाला पेड़ होगा ना, सबसे बड़का वाला पेड़, और सबसे बड़का वाला पेड़ का जो सबसे ऊंचा वाला डाली होगा ना, उस ऊंचे डाली पर घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। तो समझ में आ गया। तो ये बात है कौवा के बारे में। अब बात करते हैं फाख्ता। अरे फाख्ता एगो पक्षी है। आज जानते हैं कैक्टस का कांटा नहीं होता है, कैक्टस का कांटा, अरे जिसको क्या बोलते हैं, नागफेनी बोलते हैं। ई वाला नहीं होता, ई वाला ऐसे रहता है नागफेनी, उसी को हम लोग कैक्टस बोलते हैं। तो कैक्टस का जो पौधा होता है ना, उनके कांटों के बीच में, या यूं बोले कि कैक्टस के पौधों के बीच, कैक्टस का जो पौधा होता है उसमें जाकर के अंडा देता है। समझ में आ रहा है? कौन? ये फाख्ता। या मेहंदी का मेड़ जहां पे दिखेगा ना, मतलब मेहंदी वाला पेड़ नहीं होता है, और उसमें जाकर के अंडा देता है। तो कौन? तो फाख्ता। तो फाख्ता के लिए ये हुआ। चौथा ऑप्शन क्या है? तो मैना तो बता दिया, तो समझ में आ गया। छठा का आंसर होगा 4 नंबर मैना। अब बात करते हैं सातवां का, कि बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग अरे कहाँ किया जाता है भैया? तो बांस और रस्सी से बना हुआ जो पुल है ना, वो असम में किया जाता है। कहाँ पर? असम में। फिट कर लीजिए स्कीमा में, असम में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। लेकिन सबके बारे में हम बताते हैं, हम तो चारों ऑप्शन बताते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है? राजस्थान। तो भैया राजस्थान में क्या है? तो ये गाड़ी होता है ना, गाड़ी, हम लोग जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वो लोग जानते हैं किसका प्रयोग ज्यादा करता है? ऊंट की गाड़ी। तो राजस्थान में बालू है ना, और मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं ना, तो वहां पर ऊंट का प्रयोग किया जाता है। तो जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को मतलब आगे ले जाने के लिए जो ऊंट होता है ना, ऊंट का प्रयोग किया जाता है। तो जब गाड़ी में बताइए, गाड़ी होता है बैल, गाड़ी में जब बैल खींचता है तो बैलगाड़ी, तो वो गाड़ी में अगर ऊंट खींचने लगे तो ऊंट गाड़ी। तो राजस्थान में है ना, ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये था पहला ऑप्शन का मतलब। दूसरा लद्दाख। और लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है, ट्रॉली का, समझिए। तीसरा असम बता ही दिए। चौथा है केरल। जानते हैं केरल, वल्लम सुने हैं? वल्लम, अरे नाव होता है ना, नाव, बाढ़ आती है तो नाव पे, नैया बिन खेबैया जाने कैसे साहिलों पे। समझ में आया ना? तो वल्लम मतलब क्या है कि केरल में वल्लम का यूज होता है। बोलिएगा सर वल्लम क्या है? तो अरे नाव है जो लकड़ी का बना हुआ छोटका नाव, लकड़ी का बना हुआ छोटका नाव, जिसे वल्लम कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तो केरल में कहा जाता है। तो चौथो बता दिए ना चौथा का मतलब। तो चलिए अब बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8, 9, 10 बाल विकास से है। तो चलिए 8वें की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। तो बीच में किधर किधर जाता है भाई साहब? आपका बीच में किधर किधर जाता है? कभी कभी आता है मतलब बीच में किधर किधर जाता है। ये था मजाक वाला शब्द। आइए आते हैं यहाँ पर। कभी कभी गाना है ना कि मुकेश जी गाए हुए हैं, लता मंगेशकर जी गाई हुई है कि कभी कभी मेरे दिल में, ऐसे ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अरे ये वही वाला है। तो बोला है उपर्युक्त गीत किस अवस्था को दर्शाता है? तो समझिए ख्याल की बात आई है, अर्थात दिमाग में ख्याल आ रहा है, एक सोच आ रही है। तो बताइए जिसका ख्याल आ रहा है क्या वो सामने है? तो नहीं ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सामने न हो तब दिमाग में ख्याल आना, ये जो ख्याल आना है इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब सामने ना हो फिर भी उसके बारे में सोचना, कल्पना करना, चिंतन करना, मनन करना कि मेरी वाली कैसी है
अभी क्या कर रही होगी, पता नहीं याद कर रही होगी कि नहीं याद कर रही होगी, कि दूसरे सेटिंग में वहाँ लगी होगी। अगर इस तरह का मतलब आ रहा ख्याल आपके दिमाग में आता है तो यह अमूर्त चिंतन है, क्योंकि सामने तो नहीं हो रहा है। जब अप्रत्यक्ष रहे तब जो चीज़ आपके ख्यालों में आता है, दिमागों में आता है, इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। और दोस्त, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है जानते हैं? यह किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था कितने वर्षों की होती है? तो 12 वर्षों से लेकर के 18 वर्षों तक। एकदम समझ, ये प्यार और मोहब्बत जो है ना, किशोरावस्था में थोड़ा ज़्यादा जगने लगता है, समझ में आ रहा है, खोजने लगता है कि कहाँ मिले हमारी वाली, किसको बनाए, लाल वाली को कि पीली वाली को कि नीली वाली को। तो ये समझ में आ रहा है, ये सब किशोरावस्था में। तो चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करना किशोरावस्था को बताता है। और कभी कभी ख्याल मेरे दिल में आता है, अर्थात ये अमूर्त चिंतन है, क्योंकि सामने नहीं है, फिर ख्याल आता है, अतः अमूर्त चिंतन है। और अमूर्त चिंतन किशोरावस्था को बताता है, अतः इसका आंसर पहला होगा, किशोरावस्था। अब बोले सर चारों बताइए ना। अरे मूर्त अवस्था, मूर्त मतलब क्या होता है? जब सामने वस्तु रखी हुई हो तब चिंतन करना, तब उसके बारे में सोचना, यह मूर्त चिंतन कहलाता है, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष की होती है, और पियाजे के अनुसार। समझ में आ रहा? तीसरा है बाल्यावस्था। अरे बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष, 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था बोलते हैं। अब बाल्यावस्था में भी दो गो टाइप होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जिसी को बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रारंभिक बचपन का समय, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष का होता है। और उत्तर बाल्यावस्था होता है ना, अरे तो 6 वर्ष से 12 वर्ष का होता है। तो इसमें नहीं, इसमें ये मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन नहीं होता है, पियाजे के अनुसार। तो बाल्यावस्था का मतलब बता दिया। वयस्कावस्था जिसको एडल्ट बोलते हैं, जो 18 या 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, भैया वहाँ भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो क्या एडल्ट में नहीं आता है, वयस्का में नहीं आता? अरे दोस्त वहाँ भी आता है, वहाँ भी आता था, बल्कि वो वाला आंसर कहीं नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारे बाल विकास का जो लिमिटेशन है ना, पहले समझिए, माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, और किशोरावस्था में हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो यही बीच में ना आंसर लेंगे, किशोरावस्था से बाहर का आंसर नहीं हो सकता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना वयस्कावस्था को छांट दिए, अन्यथा वयस्कावस्था में भी इस तरह की बातें होती है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो समझ में आ गया? अब बात करते हैं, तो 8वां का पहला आंसर होगा किशोरावस्था। 9वां, अरे निम्न में से समाजीकरण की गौण एजेंसी कौन सी है? तो समाजीकरण क्या होता है जानते हैं? अरे समाज में रहकर अपने में जो नैतिक मूल्य आता है, नैतिक गुण आता है, व्यवहार आता है, समाज की बातें जो सीखते हैं, वही सामाजिकता। समझ में आ रहा है? अपने में जब सामाजिकता आता है वही समाजीकरण होता है। ठीक समझ में आ गया? कि समाज में रहकर समाज के नैतिक मूल्यों को समझना ही समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण में पहला कौन कौन है जानते हैं? परिवार है, अरे माता पिता है, दोस्त जिसको मित्र सहपाठी बोलते वो है, हमारा पड़ोसी है। समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या है? प्राथमिक एजेंसी है, प्रथम। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा मददगार करता है। तो ये प्राथमिक हुआ। समझ में आ गया? तो बताइए, पहला ऑप्शन को छोड़िए, दूसरा ऑप्शन पड़ोसी। पड़ोसी जो है ना वो समाजीकरण का पहला एजेंसी है। हमें पूछा था दूसरा, अतः दूसरा आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन समाज, अरे समाज भी समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, प्रथम है, अतः समाज भी नहीं होगा, तीसरा आंसर नहीं होगा। मित्र, अरे मित्रों समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, तो मित्र भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन है विद्यालय, विद्यालय समाजीकरण की दूसरी, समझ में आ रहा है, सेकेंडरी है, मतलब क्या द्वितीयक एजेंसी है, अतः 9वां का पहला आंसर होगा विद्यालय। अरे मामा नाना नानी निकटतम परिवार के सदस्य, सब दूसरा है, सब गौण है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्धि का आशय है। आशय मतलब भाव, फीलिंग्स क्या है, बुद्धि का क्या मतलब है, बुद्धि किसे कहते हैं, वो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहला ऑप्शन है मूर्त चिंतन। तो भैया आप बोलेंगे सर ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है दोस्त, गलत नहीं है। बुद्धि है तो मूर्त चिंतन होगा। मूर्त चिंतन मतलब कि जब आपकी वाली सामने आएगी ना तो बोलेंगे तुम्हारा लिपस्टिक आज बहुत मस्त लग रहा है, तुम्हारा गाल जो है ना बहुत, क्या बोलते हैं, रसगुल्ला की तरह है, और ये जो आंखें हैं ना हिरनी जैसी है। समझ में आ रहा है ना? तेरी क्या गाना सा है ना, आंखें जो है ना एकदम मोरनी की, क्या बोलते, हिरनी जैसी आंखें है। समझ आ रहा? चाल जो तुम्हारी है ना, तो समझ में आ रहा है? ये जब देख देख करके आप उसके बारे में बात करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो अरे यह मूर्त में चला जाएगा दोस्त, ये मूर्त में चला जाएगा। और जब आपकी बाली सामने ना हो, तब आपका कोई दोस्त मिला तब बोलेगा कि हमारी बाली तो सबसे मस्त है, हम मजनू हुए वो लैला हुई।
हम मजनू हुए, वो लैला हुई। हम जब भी मिलते हैं तो लगता है कि हवाएं चलने लगी है, समझ में आ रहा है ना, कि चलने लगी है हवाएं, सागर की लहराएं ये चलने लगी है। उनके वो जब मेरे सामने से गुजरती है तो एक अलग प्रकार की खुशबू निकलती है, समझ में आ रहा है ना, जिससे मतलब क्या बोलते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। जब वो हंसती है तो जैसे ऐसा लगता है कि एक अजीब सी फीलिंग दिल में आती है। समझ, अपने दोस्त को आप बता रहे हैं तो आपका दोस्त ओवरऑल क्या लो बकलेल है, समझ में आ रहा है। ऐसे बोलते हैं कि जब वो हंसती है तो एक, समझ में आ रहा है, बहुत एक अलग जैसे लग रहा है बारिश हो रही है, तो दोस्त आपका बोल रहे पगलियाँ है, समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जब आपकी बाली आपके सामने नहीं है तब उसकी बड़ाई करते हैं किसी दूसरे के सामने, लंबा लंबा फेंकते रहते हैं, चाहे हो जैसी भी। वही वो क्या कहलाएगा, मूर्त चिंतन कहलाएगा, सॉरी अमूर्त चिंतन कहलाएगा। लेकिन अगर सामने हो तब बड़ाई किया जाए कि लिपस्टिक अच्छी है, नेल पेंट बहुत अच्छा है, बिंदी बहुत अच्छी है, आंखें बहुत अच्छी है, और तुम समझ एकदम ढांसू हो, एकदम जबरदस्त हो, और तब सामने रह करके बड़ाई करते हैं तो मूर्त होता है, मूर्त। चिंतन मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करना। दोस्त अब एक्चुअल मतलब समझिए, चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है, समस्या से। तो अगर आपके पास समस्या आई है तब उस पर तर्क मतलब चिंतन करते हैं तो वो चिंतन कहलाता। समस्या का समाधान करने के लिए दिमाग में जो मानसिक तोड़जोड़ होता है उसी मानसिक तोड़जोड़ को चिंतन कहते हैं। लेकिन वस्तु जब सामने हो तब उस पर चिंतन करना, मनन करना, तोड़जोड़ करना, दिमाग में मानसिक क्रिया करना, वह मूर्त चिंतन कहलाता है। तो यह बुद्धि में होता है कि नहीं होता है, आप बोलिएगा होता है। तो चलिए पहला आंसर को मैंने रख लिया, लेकिन क्या सही है, इससे भी बेस्ट है, आगे बताते हैं। पहला का मतलब यह हुआ। दूसरा अमूर्त चिंतन, अमूर्त में अभी जस्ट बोले सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में चिंतन मनन करना। तो जो सामने ना हो फिर उसके बारे में चिंतन मनन करना, मानसिक तोड़जोड़ दिमाग में करना, अमूर्त चिंतन कहलाता है। और यह जो होता है ना, अरे सामने रहा तो कर ही लेंगे, नहीं रहा तो भी कर लेंगे, तो नहीं वाला बेस्ट हुआ ना। तो बुद्धि का मतलब होता है अमूर्त चिंतन का विकास करना, अमूर्त सोच का विकास करना। तो कहीं पर भी बुद्धि रहे, अमूर्त की बातें लिखी हो तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। समझ में आया। बुद्धि में, चूंकि बुद्धि का मतलब है अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का विकास करना बुद्धि का आशय ये होता है। अतः दूसरा जो है ना मूर्त वाले से कई गुना बेस्ट ऑप्शन है। अतः मूर्त वाला आंसर कमजोर पड़ गया और इसे नहीं लेंगे, तो दूसरा सबसे बेस्ट है। तीसरा विशिष्ट योग्यता। अरे भैया बुद्धि से विशिष्ट योग्यता आती है, मानना कि आती है, क्या हर व्यक्ति में विशिष्ट आती है? नहीं। देखिए बहुत कम लोग प्रतिभाशाली, बुद्धि का वितरण 3 तरह से होता है ना। बहुत कम लोग प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज्यादा लोग औसत होते हैं, अब बहुत कम लोग मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो औसत ज्यादा हुआ ना, एक एवरेज बता दें, 100% में से 10% लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग होते हैं। और 10% लोग ऐसे होते हैं जिसको आज पढ़ाते हैं तो 5 दिन के बाद समझ में आता है कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया। लेकिन 80%, 70%, 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तब की बात तभी समझ में आती है, जिसको एवरेज औसत बोलते हैं। तो जनरली लोग औसत में आते हैं। लेकिन ये बोला कि विशिष्ट है, विशिष्ट मतलब समझ ना, अति तेज, बहुत तेज, सुपर टैलेंटेड। तो क्या सभी लोग सुपर टैलेंटेड है? हाँ, 10 गो में से 2 गो सुपर टैलेंटेड होगा तो इस 2 के लिए ऑप्शन सही है, लेकिन 8 के लिए तो ऑप्शन गलत है। अरे 1 के लिए जो ऑप्शन गलत होगा तो ऑप्शन आंसर सही हो ही नहीं सकता। अतः बुद्धि जो है विशिष्ट योग्यता नहीं हो सकता। ये विशिष्ट वर्ड जो लगा हुआ है ना, यही कमजोर कर दिया आंसर को। अतः तीसरा आंसर नहीं होगा। अरे नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। चौथा उच्च बुद्धि लब्धि, मतलब जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा होगा वही होगा क्या? तो उच्च बुद्धि लब्धि वाला में ही तो विशिष्ट योग्यता होता है, समझ में? जिसका आईक्यू 130 से ऊपर हो, विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। तो क्या बुद्धि का मतलब वही होता है। फिर औसत वाला कहाँ चला गया? चला गया बंगाल कहीं घूमने चला गया। तो अतः चौथा आंसर भी नहीं होगा। तो 10वां का बेस्ट आंसर क्या होगा? दूसरा मूर्त चिंतन। तो यहाँ पर डिस्कशन दोस्त मजा आया ना? अगर मजा आया होगा ना तो चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके जाना, अच्छा लगा हो ना तो अपने मित्रों को भी भेजिए। और इससे भी बेस्ट और इससे भी जबरदस्त हदों का हद पार करना हो, यह केवल सार्थक सीटेड क्लास से दरभंगा प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है ना? ये सार्थक सीटेड क्लास में पढ़ाया जाता है इस तरह से, तब 94% रिजल्ट आया था। समझ में आ रहा है ना? तब 94% रिजल्ट। अगर आपको भी एक ही बार में सीटेड निकालना हो, सिंगल अटेम्प्ट में निकालना हो, तो ये सार्थक सीटेड क्लास से दरभंगा भारती सर के द्वारा संभव है। मैं कर सकता हूं, मेरे में है काबिलियत ये करने की। 10 बार सीटेड क्वालिफाइड हूं, एक्सपर्ट हूं सीटेड का, एक ही बार में निकाल दूंगा। समझ में? एक ही बार में आपका निकलेगा। सब तरीके मुझे आते हैं भैया, 16 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं।
तो समझ आना, अनुभव, एक अनुभव भी कोई चीज़ होती है, समझ में आ रही है। ये अनुभव मैंने सीखा है, मेहनत करके सीखा है, बहुत तपस्या करने के बाद इतना एक समझ में आ रहा है ना, ये एक्सपीरियंस मिला है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि आपको इंतजार किसका रहता है, रिजल्ट का। तो आइए रिजल्ट बताते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्त, किसी का कम भी आया है, किसी का ज़्यादा भी आया है। तो जिसका कम आया है वो ना घबराएं, नहीं घबराएं दोस्त, ये अभी शुरुआती दौर है। कम यही गलती कीजिए, यही सुधारेंगे। ये गलती सीटेट एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, वहाँ मौका नहीं दिया जाता है, ठीक ना दोस्त। तो जिसका कम नंबर आया, दिल पे न ले, आप मेहनत करें दोस्त, मेहनत कीजिएगा ना तो सब कुछ संभव है। अगर आपके बस की बात नहीं है ना, तो हम इसीलिए बोलते हैं, आइए ना हमारे क्लास में, हम कि कोयलों की कूक जो मुर्दों में भी पैदा कर दे हुक, तो भैया मुर्दों में भी हुक पैदा कर देते हैं, वो कोयल हैं, हम वो कोयल हैं। आइए ना, जान भर देंगे आप में, समझ में आ रहा है ना। बसंत आया नहीं ले आया जाता है, बसंत का मतलब जवानी होता है। आइए जवानी भर देंगे आप में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है। ये होता है, हम कर देते हैं, मोटिवेट भी बहुत करते हैं, पढ़ाते भी ज़बरदस्त, सब कुछ बेस्ट रहता है। तो हाँ, खुद से हो रहा है तो कीजिए, कोई तब नहीं बोलेंगे आप यही आइए, नहीं तब जहाँ है वही पढ़िए। लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डॉट, तो यहाँ सॉल्यूशन है, समझ, यहाँ ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो समझिए। चलिए रिजल्ट बताते हैं। तो मैक्सिमम नंबर 10 है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स है, ठीक ना। तो चलिए, संतोष कुमार 9 नंबर आया है 10 नंबर में। दूसरा मुकेश कुमार 8 नंबर आया है, सब 10 में है, तो बार बार 10 नहीं बोलेंगे। मुकेश कुमार 8 नंबर, पूजा भारती 9 नंबर, शाहजहां 10 नंबर, रोहित कुमार 7 नंबर, पुष्पा कुमारी 8 नंबर, शिवदत्त कुमार मालाकार 10 नंबर, पुरुषोत्तम 7 नंबर, मुन्ना कुमार 5 नंबर, आरती कुमारी 9 नंबर, दीपक कुमार 4 नंबर, नीतू राज 10 नंबर, निशांत कुमार 9 नंबर, बेबी कुमारी 6 नंबर, हर्षा कुमारी 9 नंबर, शीशम कुमारी 7 नंबर, धनुष कुमार 9 नंबर, पूनम कुमारी 4 नंबर, अगला है सजदा परवीन 7 नंबर, कविता कुमारी 10 नंबर, प्रियंका कुमारी 7 नंबर, चंदा 9 नंबर, रेखा 9 नंबर, अदिति 4 नंबर, ललिता कुमारी 3 नंबर, सरोज कुमार राय 5 नंबर, खुशबू 10 नंबर। तो आज कम लोग कमेंट किए हुए थे, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज टेस्ट में कम है, पता नहीं क्यों कम है। लेकिन हमारा काम तो भैया टेस्ट लेना, नहीं हो एक को टेस्ट दीजिएगा ना तो अभी हम रिजल्ट बताएंगे। घबराए नहीं, कम ज़्यादा होते हैं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा काम है मेहनत करना। तो कभी अपने आप को ये मौका ना दे कि मैंने अगर ये किया होता तो मैं ऐसा कर लेता, ये अपने आप से कभी क्वेश्चन ना करे। ये कब नहीं करेंगे, जब आप मेहनत किए रहेंगे। तो अभी समय है, अभी भी लग जाइए, इंतजार मत कीजिए फॉर्म का कि फॉर्म आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। आपकी पढ़ाई फिर शुरू नहीं हो पाएगी, नहीं शुरू हो पाएगी, बता रहा हूँ ना, नहीं होगा। क्योंकि आदत क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी गलत काम होता है ना, बोलते हैं आज कर लेते हैं और कल से छोड़ देंगे। और जितना भी अच्छा काम होता है ना, कल करेंगे, आज छोड़ देते, कल से करेंगे। तो वो ना कल कभी आता है और न ये आज कभी ख़त्म होता है, मतलब गलत आदत में ही पड़ जाते हैं। इसलिए इंतज़ार न करें दोस्त, इंतज़ार न करें। लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, बहुत आपसे वो आगे बढ़ गए हैं, आप बहुत पीछे रह जाएंगे ज़िंदगी के दौर में। तो आइए सार्थक सीटेट क्लास से दरभंगा, आप में भी वही एनर्जी, वही जान, वही फूंक भर देंगे। आप भी सीटेट बेहतरीन नंबर, बेहतरीन मतलब 110, 120, 125, 130 से ऊपर भी ला सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये सार्थक सीटेट क्लासेज में संभव है, क्योंकि यहाँ रिटर्न प्रणाली पर कोई बातें नहीं होती है। तो चलिए दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कर फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर शाम के 7 बजे नया वीडियो लेकर के, तैयार रहिएगा। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।